प्लेटफॉर्म जहां पे आपको मिलती है कोर क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी मिक्सिंग। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। हम जिक्र कर रहे हैं इम्यून सिस्टम का और इससे जुड़ी बहुत सारी इंट्रिकेट डिटेल्स हमने समझी। पिछले सेशन में हमने एलर्जी का जिक्र किया था, याद है आपको? राइट। आज डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी के बारे में जानेंगे इस सेशन की शुरुआत में, और उसके बाद हम बहुत सारी डिजीजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, बिकॉज हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। सेशन की शुरुआत में हमने डिजीज को डिफाइन करा, हेल्थ को डिफाइन करा, फिर धीरे धीरे हमने समझा कि शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म नॉन स्पेसिफिक क्या है और स्पेसिफिक क्या है, एंटीबॉडीज क्या होती हैं, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में भी आपने जाना। लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है, कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है और कौन सी एंटीबॉडी शरीर की सिक्रीशंस में आई जाती है। चलो बताओ मुझे फिर इस सवाल का जवाब दीजिए। व्हिच एंटीबॉडी इज सिक्रीटरी एंटीबॉडी, means it's present in body secretions? Come on quickly. Is it IgG? Is it IgA? Is it IgD, IgE or IgM? Secretory antibody is IgA, immunoglobulin alpha, which is a dimer, right? Dimer, pentamer, monomer, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। Innate immunity क्या है, adaptive immunity क्या है, acquired immunity। फिर हमने ये जाना active immunity क्या है और passive immunity क्या है। Active immunity में हमने ये जाना natural active क्या है और artificial active क्या है। Passive immunity में हमने ये जाना कि natural passive क्या है और artificial passive क्या है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी आप जान चुके हैं। तो चलिए फिर आज का ये सेशन शुरू करते हैं एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और मैं हमेशा की तरह आपसे कहूंगा कि कागज कलम तैयार जरूर रखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स हमें साथ के साथ बनाते रहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बार एलर्जी को फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं। पिछले सेशन में हमने जिक्र किया था कि कुछ लोग डस्ट के लिए एलर्जिक हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स के लिए, किसी पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट के लिए, ग्लूटेन प्रोटीन होता है उसके लिए, एग के किसी प्रोटीन से एलर्जिक हो सकते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आपको पहले उस चीज से एलर्जी कभी नहीं रही और अचानक हो गई तो आप हैरान हो जाएंगे। यस, इट इज पॉसिबल कि आपको पहले एलर्जी नहीं थी एंड वन फाइन डे यू रियलाइज कि भाई अब आपको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होने लगी। दवाइयों से भी एलर्जी हो सकती है। देयर आर सम पीपल हु आर एलर्जिक टू टेट्रासाइक्लिन, देयर आर सम पीपल हु आर एलर्जिक टू टिनिडाजोल, पेनिसिलिन। सो ऐसे केसेस में ना, जैसे पेनिसिलिन है, सब लोगों को सूट नहीं करती पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, तो पहले हम हल्का सा डोज देके उस एंटीबायोटिक का सबक्यूटेनियस या स्किन के नीचे चेक कर लेते हैं कि कहीं पेशेंट को एलर्जिक रिस्पांस तो नहीं शो कर। कई बार तो ऐसा होता है कि एलर्जी इतनी भयानक हो सकती है कि इंसान की मृत्यु हो जाए। मधुमक्खी के डंक से, स्टिंग ऑफ द हनी बी, क्या ये किसी की जान भी ले सकता है? यस, इट इज पॉसिबल। एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं उसे, जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया। ठीक है जी। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट एलर्जिक रिस्पांसेस। एलर्जी की परिभाषा क्या है बेटा, एक बार फिर से नोट कर लेते हैं हम। Exaggerated response of the immune system, exaggerated मतलब बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा, exaggerated immune response जो है शरीर का to certain antigens present in the environment, to certain antigens which are present in the environment। डायग्नोसिस अगर करना हो हमें एलर्जी का कि बाकी वो इंसान उस पर्टिकुलर चीज के लिए एलर्जिक है या नहीं है, तो हम स्किन पे टेस्ट करते हैं इस चीज का। आप देख पा रहे हैं, जैसे लेफ्ट आर्म की स्किन पे हमने पर्टिकुलर तरह का एलर्जन डालना है, एक पॉजिटिव कंट्रोल रखते हैं इसमें, एक नेगेटिव कंट्रोल रखते हैं, हिस्टामिन यूज किया जाता है, सलाइन यूज करते हैं हम। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको इस चीज की। तो हम करते क्या है कि पर्टिकुलर एलर्जी वाला जो एजेंट है, एलर्जन है, वो हम इंजेक्ट करेंगे स्किन के नीचे। फिर हम शरीर का इम्यून रिस्पांस चेक करेंगे कि क्या हुआ, क्या वहां पे रेडनेस हो गई है, क्या वो वाला एरिया सोलन है, लोकल वार्म है, वहां कोई पेन है ना, तो हो सकता है लक्षण हमें वहां पे मिले। सो दैट मींस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एलर्जिक टू दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, राइट। तो आप सिंपल इतना सारी भाषा में याद रख लीजिएगा कि एलर्जी का टेस्ट जब किया जाता है तो हम स्किन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, राइट। क्या एलर्जी का कोई इलाज है? परमानेंट इलाज तो नहीं है भाई कि मैं आपको कह दूं कि ये दवाई आपने दे दी है भाई पेशेंट को, अब उसे कभी एलर्जी नहीं होगी उस चीज से, नहीं। एलर्जी जब हो गई है और उसके लक्षण नजर आ रहे हैं, सिम्टम्स आपको याद होंगे, नाक में से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, है ना, चेहरा लाल हो जाना, गला खराब होना, स्नीजिंग, छींकें आने लगना या खांसी आने लगना, फीवर भी हो सकता है कुछ केसेस में, तो हम ये कहेंगे कि भाई एंटी एलर्जिक टैबलेट दे दीजिए। एलेग्रा के नाम से आपने सुनी होगी, सेट्रिजीन के नाम से सुनी होगी। अब इन दवाइयों के नाम सुनकर के आपने किसी को दवाइयां प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। इन जनरल कॉमनली घर में ये दवाई यूज कर ली जाती है, एलेग्रा टैबलेट बहुत ही कॉमन है, राइट। कॉमनली ये टैबलेट जो है एलेग्रा दी जाती है बच्चों को जब उन्हें किसी चीज से एलर्जी होती है। सो ये जो दवाइयां हैं बेसिकली जो हम यूज कर रहे हैं एलर्जी के इलाज में या टेम्परेरी रिलीफ में, उसमें एंटीहिस्टामिन्स यूज होती हैं, स्टेरॉइड्स हैं, एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन भी जिसे कहते हैं। कहां से रिलीज होता है एड्रेनालिन? याद कीजिए, एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला रीजन से। एड्रीनल में कॉर्टेक्स रीजन है, मेडुला रीजन है, सो एड्रीनल मेडुला से एड्रेनालिन रिलीज होता है। स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं एलर्जी के रिएक्शंस को, जो सिम्पटम्स हैं उन्हें कम करने के लिए। एंटीहिस्टामिन, हिस्टामिन तो याद है ना आपको? हिस्टामिन कौन से सेल्स रिलीज करते हैं? याद कीजिए, हमने कहा था कि हिस्टामिन रिलीज करने वाले सेल्स शरीर में इओसिनोफिल्स भी हैं और बेसोफिल्स भी हैं। कौन से सेल्स हैं जी? टाइप ऑफ WBCs, हिस्टामिन प्रोड्यूस्ड बाय बेसोफिल्स, इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय इओसिनोफिल्स, इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स, राइट। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। हिस्टामिन हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है, उसके डीकार्बोक्सिलेशन से। कभी आपसे ये पूछ लें कि कौन से अमीनो एसिड से हिस्टामिन बनता है, सो हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड पढ़ाते समय आपको बताया था। सो हिस्टामिन जहां पे होगा वहां पे क्या हो जाता है बेटा? हिस्टामिन एक वेसोडाइलेटर है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। इट इज अ वेसोडाइलेटर, राइट। ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी जिस एरिया में, वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, लोकल वार्म हो जाएगा, उतना एरिया लाल होगा, गर्म हो जाएगा, है ना। इन्फ्लेमेशन में भी तो हिस्टामिन इन्वॉल्व है, क्लियर है? चलो, सो हम एंटीहिस्टामिन देते हैं पेशेंट को कि जो उसे छींकें आ रही हैं, नाक में से पानी बह रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, उस सिम्पटम से उसे रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। सो परमानेंटली तो यही है कि आप अपने पेशेंट को कहेंगे कि भाई आपको उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करके रखना है किस चीज से आपको एलर्जी हो रही है, तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट सब्सटेंस। आपको अपना बचाव करना है। धूल मिट्टी से एलर्जी है तो बचिए, है ना। घर में कभी कहीं झाड़ू लग रहा है या पर्दे झाड़े जा रहे हैं, कपड़े झाड़ रहे हैं कहीं पे, तो उससे थोड़ा बच के रहिए आप, अदरवाइज आपको फिर इन वो जो चीज है एलर्जी का रिएक्शन एकदम से ट्रिगर हो जाएगा उससे, क्लियर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सब टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। कई बार ऐसा भी होता है हमारे शरीर में कि इम्यून सिस्टम गोज आउट ऑफ द ट्रैक, भटक जाता है इम्यून सिस्टम और स्वयं शरीर के ही टिश्यूज को, ऑर्गन्स को अटैक करना शुरू करते हैं, डैमेज करना शुरू करते हैं। सच डिसऑर्डर्स आर कॉल्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स।
थायराइड ग्लैंड के केस में आपने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पढ़ा होगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब आपने पढ़ा था मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर, वहां पे भी आपने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का जिक्र किया था। इसके अलावा आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, दैट इज अनदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है जी, तो समझते हैं ये ऑटोइम्यून डिजीजेस क्या होती है। डैमेज टू द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ बॉडी अटैकिंग सेल्फ सेल्स, ये हम सादी भाषा में कह सकते हैं। इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स अटैकिंग ओन बॉडी सेल्स। अदरवाइज हमारे इम्यून सिस्टम में ये काबिलियत होती है, ये खासियत होती है कि वो ये पहचानता है कि शरीर का अपना क्या है और बेगाना क्या है, जो शरीर का नहीं है, जो पराया है। तो शरीर के अपने सेल्स को इम्यून सिस्टम नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि इम्यून सिस्टम शरीर के स्वयं के सेल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ऐसे डिसऑर्डर्स का कोई परमानेंट इलाज नहीं हो पाता, राइट। इसमें एक कॉमन एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस गंठिया जैसे हम हिंदी में कहते हैं। कई तरह का होता है आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक आर्थराइटिस ऐसा भी होता है जो जॉइंट्स में यूरिक एसिड डिपॉजिट होने के कारण हो जाता है। यूरिक एसिड डिपोजिशन इन जॉइंट्स रिजल्ट्स इन अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस व्हिच इज कॉल्ड, बताइए क्लास 11 का सिलेबस पढ़ाते समय ये बात बताई थी आपको और मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज gout or we call it gouty arthritis। ठीक है, एक होता है रेगुलर वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट्स के कारण, दैट इज osteoarthritis। ठीक है, ये आर्थराइटिस के टाइप्स हैं। गाउटी आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। जिस आर्थराइटिस का जिक्र हम यहां पे कर रहे हैं दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, शॉर्ट में RAD लिख देते हैं। देखिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके लक्षण क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन। जब मैं इन्फ्लेमेशन शब्द का प्रयोग करता हूं तो इससे क्या मतलब है कि जिस भी टिश्यू का इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां पे क्या लक्षण होंगे? इन्फ्लेमेशन के लक्षण होते हैं बेटा स्वेलिंग, सूजन आ जाना, पेन, दर्द होना, लोकल वॉर्म, उतना हिस्सा गर्म हो जाना, वहां पे रेडनेस हो जाना, ये इन्फ्लेमेशन के लक्षण। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन है जिसके कारण जॉइंट्स में पेन है, स्टिफनेस हो जाती है और उम्र जैसे जैसे बढ़ती है ये समस्या और ज्यादा गंभीर रूप ले लेती है। छोटे जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, जैसे हमारी उंगलियों के जॉइंट्स हैं, ये वाली जो डिजिट्स हैं हमारी, इनके जॉइंट्स जो है इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, कार्पल जॉइंट्स जो हैं, यहाँ दर्द होगा, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता जाता है और स्टिफ हो जाते हैं जॉइंट्स, जिन्हें मूव करने में बहुत ही कठिनाई होती है, पेशेंट को दर्द होती है। एक साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर देखिए आप जरा गौर से। जॉइंट्स क्या है? पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन बिटवीन टू बोन्स। कुछ जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं शरीर में, जैसे क्रेनियल बोन्स में जॉइंट्स हैं, सिन आर्थरोटिक जॉइंट्स या फाइब्रस जॉइंट्स। कुछ जॉइंट्स मूवेबल, मूवेबल में आपने पढ़ा है स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपने पढ़ा, पिवट जॉइंट हमने पढ़ा, सैडल जॉइंट पढ़ा, है ना। बहुत सारे जॉइंट्स हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़े। साइनोवियल जॉइंट में आप देखिए जब एक जॉइंट बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है, साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड है जो लुब्रिकेशन का काम करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में देयर इज अ स्वोलन एंड इन्फ्लेम्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। जॉइंट में जगह कम हो चुकी है तो हड्डियों के बीच में रिड्यूस्ड जॉइंट स्पेस। लंबी हड्डियों के सिरे पे जो कार्टिलेज पाया जाता है, अगर आपको याद, वो एक प्रकार का हेलाइन कार्टिलेज होता है जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, वो भी घिस जाता है, बोन का इरोजन होता है। ये लक्षण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। शरीर ऐसी एंटीबॉडीज बनाने लगता है जो साइनोवियल जॉइंट्स को अटैक करती है, सो इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्लियर है जी? ऐसी हशीमोटो डिजीज आपने पढ़ी होगी, थायराइड ग्लैंड का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट। ठीक है जी। मायस्थीनिया ग्रेविस याद है आपको? मसल से रिलेटेड एक डिसऑर्डर पढ़ा था, मायस्थीनिया ग्रेविस, राइट। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अक्सर आप सुनते हैं इस चीज के बारे में कि लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है किसी का, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, स्किन का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी आपने सुना होगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एक बहुत बड़ी समस्या जो आती है वो ये कि रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम ऑर्गन को एक्सेप्ट नहीं करता। डोनर ने ऑर्गन दिया, रेसिपिएंट में इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ अटैक करेगा। हमारा शरीर बाहर का एक बैक्टीरिया, एक वायरस, एक पैथोजन भी टॉलरेट नहीं कर पाता है, सो इतना बड़ा टिश्यू या ऑर्गन कैसे शरीर टॉलरेट करेगा? तो बड़ा जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हमें डोनर और रेसिपिएंट के बीच में एक परफेक्ट तालमेल बिठाना इम्यून रिस्पॉन्सेस को लेकर के। बेस्ट पॉसिबल मैच ढूंढना पड़ता है, ब्लड ग्रुप मैच करने पड़ेंगे, सेल सरफेस स्पेसिफिक प्रोटीन्स, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारी चीजें हमें मैच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो ग्राफ्ट जो है या ऑर्गन जो है वो एक्सेप्ट हो पाएगा। और उसके बावजूद भी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है रेसिपिएंट में, मान लीजिए मैंने कहीं से किडनी एक्सेप्ट करी है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर हुआ है मुझ पे, तो मुझे सारी उम्र ऐसी दवाइयां लेनी पड़ेंगी जो मेरे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखेंगी। दे आर कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम शक्तिशाली बना रहा तो वो उस ऑर्गन को डैमेज कर देगा, राइट। वो उसे अपना कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाइयों के अपने नुकसान है। जब मेरी इम्यूनिटी सप्रेस होगी उन दवाइयों के कारण, तो वातावरण में प्रेजेंट, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट अलग तरह के बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स मुझ पे हमला कर देंगे। सो दैट मींस मुझे एक बड़े ही साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना होगा, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना होगा, राइट। सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होती है, ठीक है जी। चलिए जानते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। जैसा कि मैंने कहा, एक डोनर से रेसिपिएंट तक ऑर्गन पहुंचाया जाता है। बेस्ट पॉसिबल मैच देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि व्हिच इज द ओल्डेस्ट ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर इन द मेडिकल हिस्ट्री? मैंने आपको बताया कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, याद है आपको? कॉर्निया हमारे आंख में होता है ना, कॉर्निया, इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम रिफ्लेक्शन टू लाइट। कॉर्निया प्रोवाइड्स maximum reflection to light. Corneal transplants, keratoplasty, oldest in the medical history and most successful. क्यों? Corneal transplant सबसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? इसका रीजन याद है आपको? Because cornea is avascular, मतलब it is without blood supply. जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी किसी टिश्यू में तो इम्यून सिस्टम के सेल्स वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। दैट इज द रीजन कि कॉर्निया जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, राइट। नाउ एज आई टोल्ड यू कि ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, स्किन का ग्राफ्ट हो, क्यों? क्योंकि शरीर के सेल्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। उसके खिलाफ इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा। याद है आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के सेल्स कौन से थे? टी सेल्स, राइट। दे रिएक्ट अगेंस्ट द ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, ओके। सो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि टिश्यू मैचिंग एंड ब्लड ग्रुप मैचिंग हमें करना पड़ेगा।
ब्लड ग्रुप्स में आपने पढ़ा है, एबीयू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें मैच करना पड़ेगा कि भाई ब्लड ग्रुप ए है, बी है, वो है ना। इसके अलावा हमें आरएच फैक्टर के अकॉर्डिंग मैच करना पड़ेगा, है ना, कि पर्सन बी पॉजिटिव है, पर्सन ए नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, सो उसी के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप वाला हमें डोनर भी चाहिए होगा। सो डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप मैच किया जाएगा, टिश्यू मैचिंग भी करना होगा, राइट। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया जी ग्राफ एक्सेप्ट, हरे रंग का सिग्नल मिल गया। वो कब हुआ? जब आपने ये सारी बेस्ट पॉसिबल मैच देख लिए थे, फिर शरीर का इम्यून सिस्टम से उतना नुकसान नहीं पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, दो इंसानों के टिश्यूज के बीच में 100% मैचिंग बिठा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई चुटपुट समस्या आती रहती है। इसलिए बेस्ट पॉसिबल मैच हम देखते हैं, एंड द पर्सन हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स थ्रू आउट लाइफ। पूरी जिंदगी ये दवाइयां लेनी पड़ेंगी जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं, ताकि इम्यूनिटी को वो दबा के रखें, लेकिन इसका अपना नुकसान हो जाएगा, इम्यूनिटी कमजोर होगी तो बाहर के कई तरह के इन्फेक्शंस इंसान को हो सकते हैं। क्लियर है जी? ठीक है। सो इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां लेने से आपने देखा कि इम्यूनिटी डिक्रीज हुई है, राइट। चलिए, इम्यून सिस्टम के बारे में इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, तो अब हमने जिक्र करना है डिजीजेस का। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मलेरिया के बारे में, टाइफॉइड, टेटनस, डिप्थीरिया, कॉलेरा, प्लेग, रेबीज, बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको बताऊंगा। आपको याद है डिजीज कॉजिंग एजेंट कैसे डिफाइन करा था हमने? एनी फैक्टर व्हिच कॉजेस डिजीज ड्यू टू इट्स प्रेजेंस, एब्सेंस, डेफिशिएंसी और एक्सेस। जिसके होने से, ना होने से, ज्यादा होने से, कम होने से बीमारी हो जाए, वो डिजीज कॉजिंग एजेंट है। वो फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं। केमिकल्स में टॉक्सिन्स का जिक्र किया था, एंडोटॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स, शरीर के अंदर बनने वाले टॉक्सिन्स या बाहर से आने वाले टॉक्सिन्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोन्स, फंजाई, हेलमेंट्स। तो अब हमने इन्हीं बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा कॉज करी जाने वाली अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ना। डिजीजेस को ब्रॉडली हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती है। नहीं, हर बीमारी तो ऐसी नहीं होती ना कि वो एक इंसान को है तो उससे दूसरे इंसान को हो जाए। इफ पर्सन ए सफरिंग विद कैंसर, उसके साथ पर्सन बी इज सिटिंग, तो ए से बी में कैंसर नहीं ट्रांसफर हो जाएगा इससे। अगर पर्सन ए को डायबिटीज है तो पर्सन बी को डायबिटीज नहीं हो जाएगा उससे। अगर मुझे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और आप मेरे साथ बैठे हैं तो आपको विटामिन ए डेफिशिएंसी नहीं हो जाएगी। अगर मुझे ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो आपको नहीं हो जाएगी। यू गेट इट? ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। और इन्फेक्शियस वो है जो एक से दूसरे में फैलेंगे। खांसी, जुकाम जैसे हम कहते हैं ना, फ्लू जो है, इन्फ्लुएंजा, बड़ी तेजी से एक से दूसरे में फैल जाता है, राइट। सो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल भी कह देते हैं हम। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, चलिए जी लिखिए, एनसीईआरटी का क्या कहना है? डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं, राइट। एक से दूसरे में ये नहीं फैलती हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एलर्जी। इफ आई एम एलर्जिक टू समथिंग और आप मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथ बैठते हैं, खाते पीते, तो आपको तो एलर्जी नहीं हो जाएगी ना। सो ये सब नॉन इन्फेक्शियस की एग्जांपल्स हैं। आप डायबिटीज की जगह इन जनरल भी लिख सकते थे हार्मोनल डिसऑर्डर्स। किसी भी प्रकार का हार्मोनल डिसऑर्डर एक से दूसरे इंसान को नहीं हो जाएगा। जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी एक से दूसरे में फैल नहीं रहे हैं, राइट। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि मदर से बच्चों में आ रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो वाली बात अलग होगी। हम पर्सन ए टू पर्सन बी, उनमें आपस में एक दूसरे में नहीं फैल जाएंगे ये, ठीक है जी। एलर्जी है, ऑटो इम्यून डिजीजेस, अभी हमने जिक्र करा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, ये एक से दूसरे में नहीं फैलेंगे, ये नॉन इन्फेक्शियस। एलर्जी अभी हमने पढ़ा, एक्सैजरेटेड रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, तो ये नॉन इन्फेक्शियस। ऑटो इम्यून डिजीजेस, व्हेन द इम्यून सिस्टम गोस आउट ऑफ ट्रैक एंड इट स्टार्ट्स अटैकिंग ओन बॉडी सेल्स, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेस। These spread from one person to another person. इनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। अब कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस तो ऐसी हैं जो मान लो आप 1 मीटर के दायरे में ही है किसी के, आपके खांसने से, छींकने से दूसरे तक फैल गई, है ना। सो उसे हम कॉन्टेजियस भी कहते हैं, टच करने से फैल, दैट इज कॉन्टेजियस। कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी होती हैं जो किसी एजेंट के थ्रू फैलेंगी। मान लीजिए मच्छर ने आपको काटा, उसके बाद जाके उसने किसी और को काट लिया। मान लो आपको मलेरिया था, प्लाज्मोडियम है आपके शरीर में, वो दूसरे पर जाएगा। मक्खियां हो गई, हाउस फ्लाइज, बहुत सारी बीमारियां फैलाती हैं, आर्थ्रोपोड बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, है ना। कंटामिनेटेड फूड, वाटर, इसके जरिए फैल जाए, दैट इज कम्युनिकेबल, राइट। क्लियर है जी। वो कॉन्टेजियस वर्ड तब यूज करते हैं जब 1-2 मीटर के दायरे में कोई आपके पास खड़ा है, आपने खांस दिया, छींक दिया, टच कर दिया, गले मिल लिए, उससे जो फैल गया। अब जैसे एड्स, एचआईवी, एचआईवी कॉन्टेजियस तो नहीं है, किसी को टच कर देने पर एचआईवी नहीं हो जाएगा, किसी के गले मिलने से एचआईवी ट्रांसफर नहीं होगा, बट ये कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे तक जाएगा। बट वो अलग अलग तरीके हैं, इन्फेक्टेड सिरिंजेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड सेमिनल फ्लूइड से, रेजर से, है ना। वो पढ़ेंगे सारे तरीके की एचआईवी एक से दूसरे में कैसे फैलता है। सो ध्यान रखना, एचआईवी एड्स कॉन्टेजियस नहीं है बट कम्युनिकेबल है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Infectious diseases, they are caused by pathogens, the disease causing agents. एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने कुछ बातें कही, उन्हें हम कॉच पोस्टुलेट्स कहते हैं। रॉबर्ट कॉच ने कहा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लेम कर रहे हैं कि इस बीमारी का कारण ये ऑर्गेनिज्म है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए। मान लीजिए मैं कहता हूं कि दिस इज अ बैक्टीरिया, दिस इज टाइफॉइड बैक्टीरिया, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग टाइफॉइड, ओके। तो रॉबर्ट कॉच का कहना है कि फिर ये जो पॉइंट्स है कॉस्ट पोस्टुलेट्स, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेटिस्फाई करने चाहिए। और वो क्या सुनते हैं जी, हेडिंग दे लीजिए, कॉस्ट पोस्टुलेट्स। कॉस्ट पोस्टुलेट्स क्या है? 1876 की बात है, जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच, उन्होंने डिस्कवर करा दैट अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स दे कॉज डिजीजेस इन द ह्यूमन बॉडी। उसके आधार पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स कहे। नंबर 1, द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रेगुलरली फाउंड इन द बॉडी ऑफ द एनिमल दैट इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। मैंने ये कह दिया कि दिस इज एन एनिमल ए, इसको ये डिजीज हो रखी है, और जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है फिर वो उसके शरीर में होना चाहिए हर समय, जब तक उसे डिजीज है, जब तक उसे वो डिजीज है, वो ऑर्गेनिज्म उसके शरीर में प्रेजेंट होना चाहिए। तभी आप उसको क्लेम कर रहे हैं ना कि ये डिजीज इस ऑर्गेनिज्म के कारण है। सो ये पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड and grow in pure culture on artificial medium. रॉबर्ट कॉच ने कहा कि जिस ऑर्गेनिज्म को आप रिस्पांसिबल मान रहे हैं उस डिजीज के लिए, you should be able to isolate that organism from the body of the animal. उस जानवर के शरीर से वो ऑर्गेनिज्म निकाल के आप एक कल्चर मीडियम में उसे ग्रो कर पाएं। वो शरीर के बाहर आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वायरसेस पे बात लागू नहीं होगी।
है ना? तो कई बार पूछ लेते हैं कि कॉस्ट पोस्टुलेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म पे लागू नहीं हो रहे हैं, फॉलो नहीं करेगा वो वायरस, बिकॉज़ यू कैन नॉट कल्चर अ वायरस आर्टिफिशियली ऑन कल्चर मीडियम, है ना? ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द सेम डिजीज मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, द सेम डिजीज मस्ट प्रोड्यूस्ड कब? When the cultured organism are injected into other healthy animals. जो मैंने एक डिजीज्ड एनिमल के शरीर से पैथोजन निकाला, लैब में उसे कल्चर कर लिया, अब वो कल्चर्ड ऑर्गेनिज्म लेके अगर मैं एक हेल्दी होस्ट में डालूं तो उसमें भी वही बीमारी होनी चाहिए। इट शुड कॉज द सेम डिजीज। अगर टाइफाइड की बात हो रही है तो उसमें भी टाइफाइड होना चाहिए, कॉलेरा की बात हो रही है तो उसमें भी कॉलेरा होना चाहिए। ठीक है जी, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो जाएगा। एक और पॉइंट उन्होंने कहा, द सेम ऑर्गेनिज्म मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंजेक्टेड एनिमल। आप जिस नए होस्ट के शरीर में वो पैथोजन डाला है, उसे जब बीमारी हो गई तो उसके शरीर से भी आपको वही मिल जाना चाहिए, फिर वहां जाके वो बदल ना जाए। इज इट क्लियर जी? ये सिंपल सी बातें लग रही हैं, लेकिन 1876 में जब जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने ये बातें कही, तब के लिए ये बातें बहुत बड़ी थी। अब हमें सिंपल लगता है कि ऑफ कोर्स अगर टाइफाइड बैक्टीरिया टाइफाइड कर रहा है तो जिस एनिमल को टाइफाइड है उसके शरीर में पाया जाएगा और वहीं से आप निकाल पाएंगे उस बैक्टीरिया को, आइसोलेट कर पाएंगे और आइसोलेट करके कल्चर मीडियम में ग्रो करके जब एक हेल्दी होस्ट में डालेंगे उसमें भी टाइफाइड होगा और उसके शरीर से भी आप वो पैथोजन आइसोलेट कर सकते हैं। राइट? वायरस वाली बात याद रखिएगा कि कॉस्ट पोस्टुलेट वायरस पे लागू नहीं। Originally, cost postulates animal diseases के लिए अप्लाई किए गए थे, but of course they are equally applicable to human diseases also. Cost postulates were originally applied for animal diseases, but they are equally applicable for human diseases also. They are not applicable to viral diseases and even leprosy. कुष्ठ रोग जो होता है, लेप्रेसी के बारे में हम पढ़ेंगे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रेसी को कर्स ऑफ द गॉड भी कहा जाता है, हिंदी में कुष्ठ रोग कह देते हैं और सोशल स्टिग्मा भी माना जाता था एक समय पे लेप्रेसी को। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है, इट इज कल्चर्ड इन द आईज ऑफ आर्माडिलो। ध्यान रखिएगा, लेप्रेसी का बैक्टीरिया जो है, नाम नोट कर लीजिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, it is cultured in eyes of, there's a mammal called armadillo. It rolls like a ball when disturbed because इसके शरीर में सूटेबल तापमान मिलता है इस बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत पहले आप देखेंगे प्रीवियस एग्जाम्स में, एम्स में भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लेप्रोसी बैक्टीरिया कौन से मैमल में कल्चर किया जाता है। राइट? चलिए, कॉज पोस्टुलेट के बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम ये कह देते हैं कि ये पर्टिकुलर पैथोजन की पर्टिकुलर डिजीज कर रहा है, व्हाट डज इट मीन? हाउ द पैथोजन कॉजेस डिजीज? उस पैथोजन ने ऐसा क्या नुकसान पहुंचा दिया शरीर को? तो हो सकता है उसने टिश्यूज को डैमेज करा, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को नुकसान पहुंचाया सेल, हो सकता है उसने कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करे जो मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ द पैथोजन इज कॉजिंग द डिजीज एंड सेकंडली डिजीज ट्रांसमिट कैसे हो जाती है एक से दूसरे में, हाउ द डिजीजेस गेट ट्रांसमिटेड। तो पहले हम समझ लेते हैं हाउ डू डिजीजेस गेट ट्रांसमिटेड। ठीक है जी? हेडिंग क्या है आपका? ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। दो तरह से हो सकता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है जी? दोनों हम समझते हैं, डायरेक्ट से क्या मतलब है और इनडायरेक्ट से क्या मतलब है। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड डायरेक्ट ट्रांसमिशन। The pathogens of certain diseases reach human body without intermediate agent. कोई intermediate agent नहीं आया बीच में, डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में पहुंचे। कैसे? नंबर 1, कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए मुझे जुकाम है, बड़ा तेज, छींकें आ रही है, खांसी आ रही है, ठंड लगी, आप मेरे करीब आए, मैंने छींक लिया, स्नीज कर दिया, राइट जी? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप आ गए उस चीज। ये भी हो सकता है जो ड्रॉपलेट्स फैले हैं हवा में उससे हो गया, या मैंने आपको टच कर दिया था, आपने वो आपके हाथों में लग गया वो चीज, राइट? आपने अपनी आंखें मल ली, अपने नाक के पास हाथ लगे तो आपको हो गया। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, हवा में जो ड्रॉपलेट्स फैल जाएंगे उसको किसी दूसरे ने इनहेल कर लिया। कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, मिट्टी के संपर्क में आने से। अब आप कहेंगे मिट्टी में ऐसी कौन सी चीज है? जैसे टेटनस बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, इसके जो स्पोर्स हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट। तो मिट्टी में स्पोर्स ऑफ टेटनस बैक्टीरिया प्रेजेंट, स्पोर्स ऑफ टेटनस बैक्टीरिया मिट्टी में प्रेजेंट है। मान लीजिए आप खेल रहे थे, आप गिर गए, चोट लग गई, खरोंच लग गई, मिट्टी लग गई, वहां पे स्पोर्स एंटर करके शरीर में, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए आप उस चीज, बीमारी हो जाएगी। एनिमल बाइट, जानवर के काट लेने से, जैसे रेबीज का जो वायरस है, इट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ रैबिड एनिमल्स, राइट? रैबिड एनिमल, डॉग, कैट, स्क्विरल, मंकी, वोल्व्स, जैकल्स, बहुत सारे हो सकते हैं रैबिड एनिमल्स। तो काट ले रहा है रैबिड एनिमल, तो डायरेक्टली पैथोजन पहुंच गया। देन प्लेसेंटा को क्रॉस करके बहुत सारे पैथोजन डायरेक्टली बच्चे तक आ जाएंगे। एचआईवी वायरस क्रॉसेस प्लेसेंटा, प्लेस का पैथोजन प्लेसेंटा क्रॉस कर लेता है ना? सो थ्रू प्लेसेंटा बच्चे तक एचआईवी पहुंच सकता है। अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव है, प्लेसेंटा क्रॉस करेगा, एचआईवी पैथोजन बच्चे तक चला जाएगा। एग्जांपल इसमें दी हुई है, जैसे मैंने सिफिलिस भी बोला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स तो एरेडिकेट हो चुका है थ्रू द वर्ल्ड, हम स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। चिकन पॉक्स पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट आने में रिंगवर्म फंगल इंफेक्शन एथलीट्स फुट, राइट? सो दिस इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी विदाउट एनी इंटरमीडिएट होस्ट। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है। उससे पहले और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कांटेक्ट विद द सॉइल में मैंने बताया है, टेटनस हो गया, ब्लड पॉइजनिंग हो गया, सेप्टिसीमिया कह देते हैं ब्लड पॉइजनिंग को, सेप्टिसीमिया। अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, सारे टेक्निकल टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एनिमल बाइट में जैसा कि मैंने बताया था, रेबीज, प्लेसेंटा के थ्रू एचआईवी, सिफिलिस, जर्मन मीजल्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब स्नीजिंग, छींकने से, कफिंग, खांसने से, स्पिटिंग, थूक फेंक देते हैं अगर हम, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हो जाएगा इससे पहले का, निमोनिया, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, वूपिंग कफ, काली खांसी कहते हैं, इसे भी हम पढ़ेंगे। सो ये सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू है। पेशेंट के डायरेक्ट टच करने से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, रिंगवर्म, ये है। इज इट क्लियर जी? दीस ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। मतलब कोई इंटरमीडिएट एजेंसी इन्वॉल्व, वो इंटरमीडिएट एजेंसी लिविंग हो सकती है, आर्थ्रोपोड वेक्टर्स वगैरह से, मक्खियां, मच्छर ये हो सकते हैं, वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, कोई फूड आइटम हो गया, दूध, दही, पानी, बर्फ, भोजन, कुछ भी। सो पैथोजेंस ऑफ सम डिजीजेस आर कैरिड बाय सम इंटरमीडिएट एजेंट। इंटरमीडिएट एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? आर्थ्रोपोड वेक्टर्स, देन देयर कैन बी वेहिकल बोर्न मेथड, एयर बोर्न मेथड, हवा के थ्रू, फोमाइट बोर्न मेथड। फोमाइट बोर्न refers to use of contaminated articles which have been used by patient का तौलिया, कपड़े, बेडशीट, पिलो कवर्स, जूते, जुराबे, चप्पलें, बर्तन पेशेंट के, उससे भी फैलेगी बीमारी।
ह्यूमन कैरियर्स, इसमें टाइफॉइड मैरी का केस पढ़ेंगे, राइट, द क्लासिकल केस इन द मेडिकल हिस्ट्री। ओके, सबसे पहले इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, आर्थ्रोपोड वेक्टर्स। आर्थ्रोपोड आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। बहुत से आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। नंबर 1, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, मस्कार्ड डोमेस्टिका। बहुत सी बीमारियां मक्खियां फैलाती हैं, टाइफॉइड, कॉलेरा, डायसेंट्री। मॉस्किटोज, मच्छर, कौन कौन से मॉस्किटोज के बारे में आप जानते हैं? आप कहेंगे सर हमने एनोफिलीज के बारे में सुना है। एनोफिलीज क्या फैलाता है? एनोफिलीज मलेरिया फैलाता है, प्लाज्मोडियम को स्प्रेड करता है एक से दूसरी जगह में। आपने एरीज मॉस्किटो के बारे में सुना होगा। एरीज मॉस्किटो डेंगू के लिए रिस्पांसिबल है, राइट, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो आपने सुना होगा। फिलेरिया क्यूलेक्स, दैट इज फॉर फिलेरिया एलिफेंटियासिस भी कहते हैं जिसे। एरीज डेंगू के लिए, येलो फीवर के लिए। हम पढ़ेंगे इन सभी बीमारियों की डिटेल्स में। मलेरिया पैरासाइट का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे क्लास में, चिंता मत कीजिए। देन रेड फ्ली या रेड फ्ली, ज़ेनोक्सेलाचिया, प्लेग, ब्लैक डेथ, बड़ी ही भयानक बीमारी। एक जमाना था, एक समय फ्लिया या रेड फ्ली, ज़ेनोक्सेलाचिया, प्लेग, ब्लैक डेथ, बड़ी ही भयानक बीमारी। एक जमाना था, एक समय था जब प्लेग ने यूरोप की बहुत सारी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, राइट, पढ़ेंगे हम इसमें। ट्रिपैनोसोमियासिस जब आपको बताऊंगा, ट्रिपैनोसोमा एम्बियंसे, ट्रिपैनोसोमा रोडेसियंसे, प्रोटोजोन्स हैं। Sand flies, bite is painful. Leishmania donovani, Leishmaniasis, Kala Azar, right? So ये arthropod vectors ना important है. Cross bites, bite is painful. Somiasis जब आपको बताऊंगा, Trypanosoma biense, Trypanosoma rhodesiense, protozoans हैं ये. Sand flies, bite is painful. Leishmania donovani, Leishmaniasis, Kala Azar, right? So ये arthropod vectors ना important है. Cross match करने में ये question आ सकता है. तो जैसे सुंदर सा टेबल आपके सामने बना है ना, ऐसे आपको बना लेना. फिर से बोल दो, हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, रेड फ्ली, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, राइट, और उनके सामने उनकी डिजीजेस लिखी हैं जो वो फैलाते हैं। तो ये हो गए जी आर्थ्रोपोड वेक्टर्स। हम जिक्र कर रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज का। सेकंड कैटेगरी आ जाएगी इसमें व्हीकल बॉर्न मेथड, व्हीकल बॉर्न डिजीजेस। किसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी एजेंसी जो उन्हें एक से दूसरी जगह तक पहुंचा रही है, उसको व्हीकल कहा है। जैसे कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड आइस, मिल्क। कंटामिनेशन का मतलब समझते हैं ना, हम कहते हैं खाना तो कंटामिनेटेड है। सो व्हाट डज इट मीन? कंटामिनेटेड का मतलब क्या है? कंटामिनेशन इज द प्रेजेंस ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, या तो उसमें डिजीज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, या कोई टॉक्सिन पैथोजन का सिक्रीट किया हुआ टॉक्सिन प्रेजेंट है उसमें, या वो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म का टॉक्सिन। सो कंटामिनेशन इज presence of disease causing organism or the toxin in non living material, जैसे water, milk, food। हम कहते हैं contaminated food खा लेने से ये बीमारी होगी, contaminated water पी लेने से टाइफाइड हो गया, टाइफाइड इज अ waterborne disease, राइट। so बहुत सी बीमारियां vehicle borne method से। कोई भी बीमारी एक से ज्यादा तरीके से भी फैल सकती है, ध्यान रखिएगा। एयरबॉर्न मेथड हो सकता है, हवा के जरिए। पैथोजेंस ऑफ सम डिजीजेस आर कैरिड बाय एयर, डस्ट, हवा के जरिए। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर तरह के लाइस है ना, सिर्फ जला रहे, कोई इसके अंडे जो एग्स हैं वो रिलीज हो रहे हैं, वो दूसरे तक पहुंच सकते हैं। फोमाइट बॉर्न थ्रू द यूज ऑफ कंटामिनेटेड आर्टिकल्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के द्वारा इस्तेमाल करी गई चीजें। क्या क्या हो सकती है वो चीजें? तौलिए हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, बर्तन है, टूथब्रश है, टॉयज है, इवन मोबाइल फोन भी आप किसी का यूज करें वो भी अपना करीब लाएंगे, कान के पास, मुंह के पास, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। किसी की गॉगल्स यूज करना, कोई भी पर्सनल आइटम है वो अवॉइड करना चाहिए यूज करना, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैरियर, मैंने जैसे कहा था, ह्यूमंस भी कैरियर हो सकते हैं बीमारियों के, मतलब कि खुद में उसके सिम्टम्स नहीं, पैथोजन है पर आप दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। सो ह्यूमन कैरियर्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है जो मेडिकल स्टूडेंट्स को हमेशा पढ़ाया जाता है। अ क्लासिक केस इन द मेडिसिन दैट इज ऑफ मैरी मैलन नेम्ड टाइफॉइड मैरी इज वर्थ मेंशनिंग। टाइफॉइड मैरी का नाम दे दिया गया मैरी मैलन। शी वाज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड शी वाज अ टाइफॉइड कैरियर। अब ये वाला कैरियर जो है, आप जेनेटिक्स वाले कैरियर से कंफ्यूज मत करना, किसी का एनीमिया के लिए कैरियर है, हेमोफीलिया के लिए कैरियर नहीं, ये वो बात नहीं होती। यहाँ कैरियर का मतलब है कि वो पैथोजन उनके शरीर में है पर कोई लक्षण नहीं कर रहा, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। एंड शी कंटिन्यूड टू स्प्रेड टाइफॉइड फॉर सेवरल इयर्स विद द फूड शी प्रिपेयर्ड। टाइफॉइड जब आपको बताऊंगा अभी तो उसमें और डिटेल में भी बताऊंगा। सो टाइफॉइड मैरी के नाम से ये जो लेडी जिन्हें हम जानते हैं मैरी मैलन, शी वाज कुक, खाना और उनके हाथ का पका हुआ खाना जो भी इंसान खाता था, जिस भी घर में जाकर वैसा कुक की तरह उन्होंने काम करा, उस घर के ज्यादातर सदस्यों को टाइफाइड हो जाता था, बहुत से लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती। फिर ये बात पता भी चल गई कि मैरी मैलन के द्वारा पकाए गए खाने से ये बात जो है, ये बीमारी फैल रही है, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उन्हें वार्निंग दे दी इस चीज की कि भाई आप कभी भी ऐसा कुक काम नहीं करेंगी। परंतु वो केस बदल गई, फिर ये कई जगहों पे काम कर दिया। आखिरकार फिर वो पकड़ी गई और उन्हें जगह आइसोलेट भी कर दिया गया, उनकी सर्जरी भी करी गई, गॉल ब्लैडर में भी पैथोजन प्रेजेंट था वो भी निकाला गया, राइट, ठीक है जी, क्लियर है, याद रहेगा मैरी मैलन। ओके, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि पैथोजेंस बीमारियां फैलाते कैसे, पैथोजेंस बीमारियां करते कैसे हैं, फैलाते
कैसे है ये तो हमने समझ लिया, बीमारी एक से दूसरे में कैसे फैलेगी, डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। हाउ पैथोजेंस दे कॉज द डिजीज, वो कैसे होगी, टिश्यू को डैमेज करके, टॉक्सिन सिक्रीट करके। पैथोजेंस कॉज डिजीज in two ways. Number one is tissue damage. Damage. जैसे रेबीज का वायरस है, इट डिस्ट्रॉयज द ब्रेन टिश्यूज। रेबीज इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस। ट्यूबरकुलोसिस का जो पैथोजन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स के एल्वियोलाई को डैमेज करता है। ठीक है, कुछ पैथोजेंस टॉक्सिन्स बनाते हैं, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस, पावरफुल टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स दो तरह के हो सकते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स। So pathogen is causing disease in two ways. It is damaging the tissues, and number two, it is secreting dangerous poisons called toxins, which can be of two types. Exotoxin क्या है? Exo से अंदाजा लगा जो चीज बाहर रिलीज हो रही है. These are released as soon as they are secreted. जैसे ही पैथोजन ने टॉक्सिन बनाया, साथ के साथ रिलीज कर रहा है एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, मान लो ये हमारा एक पैथोजन है, ये टॉक्सिन बना है और ये टॉक्सिन साथ के साथ रिलीज करता जा रहा है। So then this is called as exotoxin. इन्हें बनाते हैं ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्ट्रेनिंग हमने पढ़ा था बैक्टीरिया को लेके। So ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने बनाते हैं, and these are mainly proteinaceous in nature. Exotoxins प्रोटीन्स होते हैं। डिप्थीरिया का टॉक्सिन हो गया, जैसे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता है, दैट इज डिप्थेरोटॉक्सिन, वेरी डेंजरस, डिप्थेरोटॉक्सिन, राइट। टेटनस टॉक्सिन, सेकंड इज टेटनस टॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन, बोtulism टॉक्सिन, बीटीएक्स भी बोल देते हैं, डेंजरस, यूज्ड इन बायोवॉर्स। दीस आर एक्सोटॉक्सिन्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडोटॉक्सिन। एंडो मतलब अंदर, वो पैथोजन के अंदर रहते हैं, पैथोजन उन्हें बनाता है, और जब पैथोजन का सेल का रप्चर होगा, वो खुद मर जाएगा, तब वो टॉक्सिन रिलीज होगा। सो एंडोटॉक्सिन्स हैं, दीस आर रिटेन्ड इन द बैक्टीरियल सेल्स एंड रिलीज्ड व्हेन द बैक्टीरिया डाई एंड डिसइंटीग्रेट। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इसने टॉक्सिन बनाया, उसके बाद जब ये बैक्टीरिया खुद डिसइंटीग्रेट हो गया, मर गया, तब ये टॉक्सिन रिलीज हुआ। ठीक है, एक्सो वाले बन रहे थे, साथ साथ रिलीज हो रहे थे, एंडो वाले बैक्टीरिया के लाइसिस पे मर जाने पे, डिसइंटीग्रेट होने पे रिलीज होंगे। और इनका केमिकल नेचर है एलपीएस, दे आर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, और इन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाते हैं। एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव, ये वाले ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाते हैं। एग्जांपल टाइफॉइड के केस में, प्लेग के केस में, डायसेंट्री, मेनिंजाइटिस, दैट्स एंडोटॉक्सिन्स। क्लियर हुई थी बात? पैथोजेंस किस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, कैसे, या तो टिश्यू डैमेज करके या फिर टॉक्सिन रिलीज करते हैं। टिश्यू डैमेज के केस में रेबीज वाला एग्जांपल हमने पढ़ा। रेबीज के बारे में डिटेल में जानेंगे। रैबिड एनिमल जब काटता है, उसके सलाइवा में जो रेबीज वायरस है, वो न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, एक्सॉन्स जो है वो उस पैथोजन को ले जाते हैं न्यूरल टिश्यू के थ्रू, राइट, ट्रैवल करता है। और एक तरीका हो गया इस कि दैट इज डैमेजिंग द टिश्यूज, एंड सेकंड वे द पैथोजन आर सिक्रीटिंग द टॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स, राइट। सो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस क्लियर, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ऑटो इम्यूनिटी क्लियर, राइट। अब हमारे पास क्या है, और नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी है, दैट इज अबाउट द डिफरेंट डिजीजेस व्हिच वी हैव टू स्टडी। डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, disease is caused by viruses, disease is caused by protozoans, disease is caused by fungi, disease is caused by helminths। ठीक है, लिख दो कौन कौन से, अगली बार आपको याद होनी चाहिए। जैसे we have to study diseases caused by बैक्टीरिया, तो आपको नाम याद होने चाहिए कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया करते हैं। टाइफॉइड, टेटनस, लेप्रोसी, एंथ्रेक्स, मेनिंजाइटिस, टाइफस फीवर, याद है। निजीरिया गोनोरिया क्या करता है, गोनोरिया, सिफिलिस, ट्रैपोनिमा पैरिटम। सो डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपको पढ़ाऊंगा। डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरसेस, डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई, डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलमिंथ्स, टेपवर्म, प्लेटिहेलमिंथस का टेपवर्म है ना, टीनियासिस करता है, सिस्टिसर्कोसिस करता है, टेपवर्म का जो लार्वा होता है, प्लेटवर्म लार्वा, फाइनल प्लेटिहेलमिंथस पढ़ते समय भी हमने पढ़ा था। ऐसे ही जो एस्कैरिस है, वो क्या करता है, एस्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस भी कहते हैं जैसे। सो आने वाले सेशंस में हम ये अलग-अलग बीमारियां पढ़ेंगे, इनके लक्षण पढ़ेंगे, और मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल डिटेल में हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी,